दोस्तों आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा कक्षा 9 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो विषय विज्ञान का है और कुल प्रश्नों में अंकों की संख्या दिया है 40 दिया हुआ है और मॉडल पेपर सेट 1 है। कुल समय दिया है 1.5 घंटा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको परीक्षा में सहायक प्रदान करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक समान होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। इनका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, जो ऑप्शन नंबर डी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, वह यंत्र क्या है? देखो, वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जिसमें दूरी तय करता है ना। हम लोग गाड़ी देखे ना, गाड़ी में मीटर लगा हुआ रहता है, लगा हुआ था ना। एक तो चाल मापी होता है और दूसरा दूरी मापी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ओडोमीटर कहलाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है, दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाता है, तो पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा? देखो, पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा? रेखीय संवेग क्या होगा? तो वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तु ए और बी द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है, तो किनका जड़त्व अधिक होगा? किनका जड़त्व अधिक होगा? यहाँ पे देख सकते हैं दो वस्तु दिया है। ए का भार कितना दिया है? 6 kg दिया हुआ है, और बी का कितना दिया है? बी का 34 kg दिया हुआ है। तो दोनों में से किनका भार अधिक होगा? 34 का अधिक होगा, क्योंकि 34 kg ज़्यादा वेट होता है और 6 kg कम वेट होता है। तो इसमें से कौन वाला ऑप्शन कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम सही आंसर होगा, ठीक है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग उनका सही आंसर है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? देखो, 60 kg यहाँ पे दिया हुआ है 10 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दर से। इसको केजी को ग्राम में चेंज करना है, बदली करना है केजी को। तो यहाँ पे देखो 60 kg दिया हुआ ना, 60 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 बराबर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 n हो जाएगा, होगा ना। ये 600 n यानी कि धरती पे इसका क्या हो जाएगा? 600 n होगा। लेकिन चांद पर क्या होता है? चांद पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है, और हम लोगों का धरती का मान कितना दिया हुआ है? इसमें 600 होता है हम लोगों का। अभी इसको सॉल्व किया ना, 60 गुना 10 बराबर कितना कहते हैं? 600। यही वाला 600 n यहाँ पे बैठाना है, 1/6 गुना 600, तो 6 एकम 6 0 0 कट गया ना, कितना बचा? 100 ना। 100 एकम 100 बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 100 n, ठीक है। यही चीज़ याद रखिएगा। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 n कौन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखेंगे 10 नंबर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कार्य करता है, किसी भी वस्तु को खींचने में सहायता खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। अगर दोनों वस्तुओं को अगर सामने सामने है, इनका डिस्टेंस अगर दूर कर दिया जाए तो क्या करेगा, एक दूसरे को ये दोनों आकर्षित करेंगे और जोर से आकर्षित करेंगे, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो इनके वस्तुओं का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 का 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि किस प्रकार से गमन करती है। ध्वनि किस प्रकार से गमन करती है, तो ध्वनि ठोस से, तरल से, गैस से, उपयुक्त सभी से गमन करती है। ठीक है, ठोस में थोड़ा कम होगा, तरल में थोड़ा अधिक होगा, गैस में थोड़ा अधिक होगा, इसी तरह से तीनों वस्तुओं में अलग अलग मात्रा में ध्वनि गमन करती है। ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव श्रवण के श्रेय प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। ऊपरी आवृत्ति की सीमा लगभग कितनी होती है। देखो, मानव इंसान की सुनने की क्षमता कितनी होती है, देखो सब ऊपरी बता रहा, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बताया गया कि ऊपरी यानी कि सबसे अधिक कितना होगा, 20,000 हर्ट्ज होगा। लेकिन और निम्न वर्ग में क्या दिया है, निम्न में 20 हर्ट्ज सबसे कम और सबसे अधिक में 20,000। लेकिन हम लोग को उनका क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि सबसे ऊपरी यानी कि सबसे अधिक कितना सुन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 kHz। यहाँ देख दोस्तों, के बराबर होता है 1000, जो आप लोगों जानते ही हैं, रोमन भाषा में के को 1000 कहा जाता है। यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा दिया हुआ है 20 kHz। ठीक है, जिसका अर्थ होता है 20 का अर्थ होता है 20 और के का अर्थ होता है 1000, यानी कि 20,000 हो जाएगा जिसका। ठीक है, 20,000 HZ। इनका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.1 केल्विन होता है। कैसे केल्विन होता है, ठीक है, कितना में होता है, 273.16 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को लगभग कितना लेते हैं, 273 के लेते हैं, यही वाला मान हम लोग को लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, हाइड्रोजन गैस को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। कौन यौगिक का उदाहरण है, तो इनमें जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जल यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, 18 नंबर, पीतल किस धातु का मिश्रण है। पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो जिंक और कॉपर का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन रासायनिक परिवर्तन, देखो दोस्तों, हम लोग को जानते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिनका उपयोग
दोबारा किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखो रासायनिक उपकरण दिया हुआ है। रासायनिक उपकरण क्या होता है, जिनको उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो जल का बर्फ में बदलना, देखो जल को बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को फिर से जल बना सकते हैं, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलने के बाद फिर जो नीचे जम जाता है उसको फिर से हम लोग जला सकते हैं। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, देखो लोहे के चूना को बालू में अगर मिला देंगे तो उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा हो जाएगा, भोजन का पचना। भोजन एक बार पच जाने के बाद दोबारा उसको भोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगर 20 नंबर क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्न में से कौन सा है। सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, Na2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 ग्राम। 36 ग्राम जल में जल का कितने मोल मौजूद हैं। जल का कितने मोल मौजूद हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा। तो सॉल्व चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 36 ग्राम जल है। जल को क्या कहा जाता है, H2O कहा जाता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 गुना 2 जोड़ इधर O का क्या होता है, यहाँ पे बनाएंगे H2O। हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 2 जोड़ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना। 2 एकम 2 जोड़ इधर 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 36 दिया, 36 ग्राम, यानी कि 36 बटा कितना हो जाएगा, 18। तो 18 दूनी 36, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, देखो C2 और C2H2 दिया है। C यानी कि क्या होता है, कार्बन। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है ना। 12 गुना 2 जोड़ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 गुना 2। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 और 2 एकम 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन ने की थी। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉनिक तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। देखो तत्व में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को नहीं लिया जाता है, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन को नहीं लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया 11, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का समान नहीं होगा। कौन सा परमाणु के समान नहीं होगा, तो इनमें हो जाएगा न्यूट्रॉन परमाणु के समान नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन परमाणु के समान नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। कौन कोशिकीय जीव के उदाहरण है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, ठीक है। 27 नंबर, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इनका हो जाएगा परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर होता है, ठीक है। पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, जैसे ये पौधा हो गया ना, उनके एकदम शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो विभोजक उत्तक पाया जाता है। याद रखिएगा, विभोजक उत्तक पाया जाता है।
30 नंबर क्वेश्चन, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लेज्मा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्लेज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, श्वेत माने क्या होता है? सफेद, ठीक है, श्वेत माने सफेद। तो सफेद क्रांति किससे संबंधित है? सफेद क्रांति दूध से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर, निम्न में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल के अंतर्गत चना आता है, ठीक है, याद रखिएगा, रबी फसल के अंतर्गत चना आता है। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका संरचना हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो बायोफाइटा को कहा जाता है, बायोफाइटा को कहा जाता है। पादप वर्ग का उभयचर बायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? देखिए व्हेल क्या है? व्हेल मछली है और मछली मत्स्य वर्ग में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकलता है? तो गाड़ियों से निकलता है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाहनों से, गाड़ियों से और उद्योग कंपनी से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इनका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल का प्रदूषण से निम्न में से किसे प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन का, हैजा का, जल में ऑक्सीजन की कमी से, या फेफड़ों का? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े से संबंधित रोग में कोई भी जल का प्रदूषण से प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? कौन असंक्रामक रोग है जो फैलता नहीं है? तो रतौंधी असंक्रामक रोग है जो फैलता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोग है? दीर्घकालीन जो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। तो जल्दी ठीक नहीं, कौन सा रोग नहीं होता है? टीबी रोग जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट भी है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं? जीवाणु कौन से वर्ग में आते हैं? तो मोनेरा वर्ग में आते हैं, ठीक है। दोस्तों आई होप आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।